नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएम पीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो कि हम एजीपी की सीरीज चला रहे हैं उसमें हमने 10 क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया है दोस्तों कि एजीपी 2018 जुलाई का जो सेट पेपर था हम पूरा कर चुके हैं। ये आपका दिसंबर 2018 एजीपी ज्योग्राफी नेट जेआरएफ सॉल्व पेपर है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अगले 10 क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का 11वां नंबर का पहला क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी EMS, ठीक है, के किस भाग से चर्म कैंसर होता है। ठीक है, गामा किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, सूक्ष्म तरंगों से, रेडियो तरंगों से। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर आपका सही है 2 नंबर। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उनसे आपका चर्म कैंसर यानी कि ह्यूमन स्किन कैंसर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका 2 नंबर सही है। व्याख्या भी देख लेते हैं। पराबैंगनी किरणों से मानव में चर्म कैंसर होता है। पृथ्वी के समताप मंडल में स्थित ओजोन परत, दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा समताप मंडल में। पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोककर पृथ्वी के अधिक गर्म होने से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि पराबैंगनी किरणों को कौन रोकती है, कौन सी परत, तो ओजोन परत रोकती है। ठीक है, इसीलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है या पृथ्वी का छाता भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम 12वें नंबर के क्वेश्चन पर। अब 12वें नंबर का जो प्रश्न है आपका कि 1 ग्राम जल को 10 सेल्सियस के तापमान तक गर्म करने के लिए ऊष्मा की कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपका 10 सही है, यानी कि दूसरा नंबर है। ठीक है, यहाँ पे इस इक्वेशन को हल करके दिखाया गया है कि ऊष्मा का जो सूत्र होता है Q बराबर MS डेल्टा T। ठीक है, यहाँ M आपका द्रव्यमान है, S आपका विशिष्ट ऊष्मा है और डेल्टा T आपका तापांतर है, यानी कि तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तो इसी में आपको रख देना है कि 1 आपका मास हो गया, 1 आपकी विशिष्ट ऊष्मा हो गई और तापांतर कितना दिया हुआ है 10। तो जाहिर सी बात है आंसर कितना होगा आपका 10 कैलोरी की आवश्यकता होती है। यानी कि 1 ग्राम जल को अगर हमें 10 सेल्सियस तक गर्म करना है तो हमें कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी, 10 कैलोरी की। जो दोस्तों आपका M है वो 1 है। ठीक है, और विशिष्ट ऊष्मा भी आपकी 1 ही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कथन कारण वाला है। ठीक है, तो कथन कारण वाला जो सवाल है दोस्तों उसको समझ करके ही अच्छे से हल किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि विषुव के दौरान पृथ्वी में सभी स्थानों पर प्रकाश युक्त दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। पहले तो ये जान लीजिए दोस्तों कि विषुव क्या होता है। तो जो भूमध्य रेखा होती है, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं, ठीक है, तो इस स्थिति को ही हम विषुव कहते हैं। तो वही कह रहा है आपसे कि विषुव के दौरान जब यानी कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो पूरे जो पृथ्वी पर दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। तो जाहिर सी बात है सही है। ठीक है, तो हमने बताया आपको कि अगर पहला आपका आंसर सही है, मतलब ए सही है, तो एक तो विकल्प आपका गलत हो जाएगा, चौथा नंबर वाला। ठीक है, क्योंकि एक गलत दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं अब कि प्रकाश की चमक का घेरा सीधे ध्रुवों से होकर जाता है और इस प्रकार मध्य में अक्षांश रेखाओं को विभाजित करता है। ठीक है, तो जब इस प्रकार का चित्र बनेगा और भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा होगा तो जाहिर सी बात है कि ध्रुवों से ही घेरा जाएगा और वह मध्य अक्षांशों को भी काटेगा। ठीक है, इसका मतलब ये कारण भी इसका सही है। तो यानी कि ए और बी दोनों सही हैं और ए
ए की आर सही व्याख्या भी करता है, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका सही है। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं थोड़ा कि विषुव के दौरान यह समय सूर्य पृथ्वी के विषुवत रेखा पर स्थित होता है। इसकी तिथि 21 मार्च और 23 सितंबर है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर 2 बार सूर्य लंबवत चमकता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। और जो कर्क रेखा है इस पर 21 जून को लंबवत चमकता है, और जो मकर रेखा है यहाँ पर 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, होता है। इस समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इस समय पृथ्वी में सभी स्थानों पर प्रकाश युक्त दिन की अवधि 12 घंटे होती है। प्रकाश की चमक का घेरा ध्रुवों से होकर जाता है और इस प्रकार मध्य में अक्षांश रेखाओं को विभाजित भी करता है। ठीक है, अतः ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर एक पुस्तक का नाम दिया हुआ है ऊपर, उसे भी हम देख लेते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द सी, ये पुस्तक किसकी है? तो M.F. मौरी की है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द सी M.F. मौरी की है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वें नंबर का क्वेश्चन। 14वें नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों आपका कथन कारण वाला भी है, कथन कारण वाला ही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अभिकथन है कि जल निकायों से उवाष्पन भूतल की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जल जहाँ पे ज़्यादा होगा वाष्पीकरण वहीं से सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इवेपोरेट होता है वाटर। तो पहला विकल्प तो आपका सही है, यानी आपका चौथा विकल्प तो सही नहीं होगा। ठीक है, तो चौथा आपका गलत हो गया। अब बचते हैं आपके अब आर को देख लेते हैं, यानी कि कारण क्या है कि जल के वाष्पन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा कोई काम ही नहीं है जो बिना ऊर्जा के हो जाए, तो वाष्पन कैसे हो सकता है? तो ये आंसर आपका आर क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो आपका अब ए और बी भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं। ये गलत है क्योंकि हमें पता है कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं, ये भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि ए सही है आर गलत है। तो आपका आंसर चौथा हम पहले ही गलत कर चुके हैं, तो आपका एक ही आंसर बचता है, तीसरा नंबर, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, जल निकायों से भूतल की अपेक्षा वाष्पन अधिक होता है। सही है, जल का वाष्पन चाहे भूतल से हो या जल निकायों से के लिए ऊर्जा यानी ऊष्मा के रूप में की आवश्यकता होती है, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। 15वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों फिर से आपका कथन और कारण वाला ही सवाल है, देख लेते हैं इसे। विकल्प नंबर ए है अभिकथन है जो वो है कि वायु में नमी की कम मात्रा से ऊंचे झंझावाती बादल निर्मित होते हैं। ठीक है, कारण है आपका कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊर्जा का अंतरण का मतलब स्थानांतरण वाष्पन और संघनन के माध्यम से होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो ऊंचे झंझावाती बादल बनते हैं वह नमी की कम मात्रा होने से नहीं बनते हैं। जब वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है तब ऊंचे झंझावाती बादलों का निर्माण होता है। यानी कि दोस्तों एक आपको पता चल गया कि ए गलत है, तो देखिए अब इसी से आंसर मिल जाएगा आपको और बाकी हल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों विकल्प नंबर क्या है? एक है कि ए और आर दोनों सही है, जबकि गलत है, हमें पता है कि ए गलत है। ठीक है, तो आपको बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपका दूसरा विकल्प क्या है? ए और आर दोनों सही हैं, ये गलत है क्योंकि हमें पता है कि ए गलत है आर सही है। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर ए सही है परंतु आर गलत है, जबकि हमें पता है कि ए आपका गलत है और आर सही है आपका। तो यानी कि विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी एक पकड़ने से आपको काफ़ी हद तक आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। व्याख्या भी देख लेते हैं कि वायु में नमी की मात्रा अधिक होने पर
ऊंचे झंझावाती बादल निर्मित होते हैं, कम होने से नहीं होते। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊर्जा का जो स्थानांतरण है या अंतरण कह सकते हैं आप, वाष्पन और संघनन के माध्यम से ही होता है। ठीक है, आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि जो हमारी जो सर्कुलेशन होती है यानी कि सेल होती हैं पवनों की, वो पूरी पृथ्वी पर गमन करती हैं, इसीलिए वाष्पन और संघनन के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर होता है। और यही कारण है कि जो ध्रुव हैं वह बहुत अधिक, यानी कि कह सकते हैं कि वहाँ कुछ तापमान पाया जाता है। तो किस कारण से पाया जाता है? तो इसी प्रक्रिया से। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर बहुत अधिक तापमान नहीं पाया जाता है। तो क्यों? वाष्पन और संघनन के कारण, क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन आपका। मेघ निर्माण की प्रक्रिया का बढ़ते क्रम में सही क्रम बताइए। यानी कि बताना है आपको, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका पूरा वायुमंडल है ऊपर तक, तो नीचे से ऊपर की ओर बादलों का क्रम क्या पाया जाता है। ठीक है, जब दोस्तों इस प्रकार के सवाल आते हैं तो दोस्तों आपको एक एक विकल्प पकड़ के हल नहीं करना होता है, आपको लंबवत जाना होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर। यानी अब मान लीजिए आपको एक पता है कि सबसे ऊपर हमें पछाब मेघ ही मिलते हैं, सबसे ऊपर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे लास्ट में होगा। क्यों? क्योंकि बढ़ते क्रम में पूछ रहा है, यानी नीचे से ऊपर की ओर पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इन विकल्पों में देख लेते हैं पछाब स्तरीय किन किन विकल्पों में है। तो आपका इसमें तो नहीं है, तो ये तो आपका विकल्प गलत ही हो गया। ठीक है, अब बाकी आपके 3 विकल्पों में है पछाब स्तरीय मेघ। ठीक है, अब इसके बाद अब आपके पास 3 विकल्प हैं, मध्य कपासी स्तरीय, मध्य कपासी स्तरीय, कपासी पछाब स्तरीय। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मध्य आपका पहले आ गया। ठीक है, तीसरा विकल्प है आपका स्तरीय, फिर कपासी, फिर मध्य कपासी और फिर पछाब स्तरीय मेघ। तो आपका दोस्तों जो आंसर है वो 3 नंबर का है, यानी कि पहले स्तरीय है, फिर कपासी है, फिर मध्य कपासी, फिर पछाब स्तरीय मेघ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वें नंबर क्वेश्चन आपको दोस्तों मैच कराने वाला है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जल की बूंद का प्रकार कह रहा है और किलोमीटर प्रति घंटा प्रपात वेग, वेलोसिटी इन किलोमीटर, और टाइप्स ऑफ वाटर ड्रॉप्स। ठीक है, तो वर्षा की बूंदें, फुहार बूंदें, बड़ी मेघ बूंद बिंदुक और विशिष्ट बिंदुक। ठीक है, तो इसमें आपका आकार एक तरीके से पूछ सकता है या रफ्तार पूछ रहा है। तो इसका दोस्तों पहले का जो आंसर है वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वर्षा की बड़ी बूंदें कह रहा है, बड़ी शब्द पहले ही दिया है तो जाहिर सी बात सबसे बड़ा होगा। तो ए का दूसरा सही है। ठीक है, और हमने दोस्तों आपको बताया इस प्रकार के सवाल में कि अगर आपको एक सही पता है या आपको एक गलत पता है तो आप काफ़ी हद तक आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए हम इसी से आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक का 2 सही है। ठीक है, अब हम विकल्प में देखते हैं तो एक विकल्प में दिया हुआ है 1 का 2 और दूसरे में दिया हुआ है, यानी कि आपका तीसरा और चौथा तो सीधे सीधे ही गलत ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बी का 1 दोनों में दिया हुआ है, यानी कि बी का 1 सही है। अब यानी इसको नहीं देखना है आपको। ठीक है, अब हमें सी और डी में पता होना चाहिए कि बड़ी मेघ बिंदुक और विशिष्ट वर्षा बूंदें। ठीक है, तो ये पूछ रहा है दोस्तों, तो इनमें से आपका बड़ी मेघ बिंदुक जो होती है बड़ी मेघ बिंदुक आपका चौथा सही है और विशिष्ट वर्षा बूंदें आपकी तीसरा सही है। तो अब आप देख सकते हैं पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, यानी आपका विकल्प नंबर 1 सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ दोस्तों अगर इस प्रकार भी मिला सकते हैं आप कि अगर एक का दूसरा सही है, दूसरे का तीसरा सही है, दूसरे का पहला सही है, तो जाहिर सी बात है कि तीसरे का चौथा ही वो लगभग लेगा और चौथे का तीसरा लेगा। तो इस प्रकार भी आप पहुंच सकते हैं।
ठीक है। तो यानी इनके हल करने के कई सारे तरीके हैं जिसमें आपको जो भी सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। इसकी व्याख्या दोस्तों देख सकते हैं हम कि वर्षा की जो बड़ी बूंदें हैं वो 33 है, फुहार का 7 है, बड़ी मेघ बिंदु का 0.3 है, विशिष्ट वर्षा बूंद का 23 है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका वो भी फिर से कथन कारण वाला ही है, इसे भी हम देख लेते हैं। पवन का वायुमंडलीय दाब में ऊर्ध्वाधर अंतर का परिणाम मात्र है। यानी कि वो कह रहा है कि जो पवन चलती है वो दाब में ऊर्ध्वाधर अंतर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है आपका वर्टिकल, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जो दाब का अंतर होता है उसके कारण पवन चलती है। पवन वायु दाब की असमानताओं को संतुलित करने के लिए प्रकृति का प्रयास है। ठीक है, तो दोस्तों आर तो विकल्प आपका सही है, क्योंकि पवन जो होती है हमने अभी ऊपर भी बताया था कि वाष्पन और संघनन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसका स्थानांतरण होता है, तो वो स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? पवन के माध्यम से। यानी वो असमानताओं को दूर करने का प्रयास करती है, यानी कि आर तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन जो पवन चलती है वो ऊर्ध्वाधर अंतर के कारण नहीं चलती है। दाब में जब क्षैतिज अंतर होता है, यानी कि जैसे हम दो स्थान लें अगर ए और बी, ठीक है, तो इन दोनों में जो वायु दाब का अंतर होगा उसके कारण पवन क्षैतिज रूप से चलती है। ठीक है, आप भी जानते हैं कि गतिशील वायु को यानी क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। यानी आपका ए गलत है और आर आपका सही है। ठीक है, तो आपका ए गलत है और आर सही है, तो चौथा विकल्प आपका इसका सही है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इन आप बड़े पेपरों में आपको शब्द ही पकड़ने होते हैं। ठीक है, अगर आप शब्द पकड़ना सीख गए, लैंग्वेज सीख गए क्वेश्चनों को पकड़ने की, तो जाहिर से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। पवन पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब की क्रियाओं के कारण उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, यानी जैसा हमने बताया कि ए और बी अगर दो स्थान लेंगे तो इनमें जो अंतर होगा वायु दाब का, इसके कारण पवन चलती है। क्षैतिज रूप से गतिशील इस हवा को ही हम पवन कहते हैं और ये असमानताओं को दूर करने का प्रकृति का एक प्रयास है। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये भी आपका कथन कारण वाला ही सवाल है। इस सेट पेपर में दोस्तों देख रहे होंगे कितने कथन कारण वाले सवाल पूछे गए। ठीक है, यानी अगर आपको इनको समझने में अगर आसानी होने लगी, आप लैंग्वेज समझने लगे, तो ये आंसर बहुत सरल होते हैं। मध्य अक्षांश चक्रवात दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांश के पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली निम्न दाब समूह है। ठीक है, आपको दोस्तों पता है चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, जो 0 से 30 के बीच में चलते हैं वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, और जो 45 से 60 के बीच में चलते हैं वो मध्य अक्षांशीय चक्रवात हैं। तो ये मध्य अक्षांश की बात कर रहा है, यानी 45 से 60 के वाले की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जो दिशा होती है चलने की वो पूर्व से पश्चिम नहीं होती है, पश्चिम से पूर्व होती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व, क्योंकि आपको पता है कि जो पवनें होती हैं आपकी, जो पछुआ पवनें, हमने आपको बताया था पवनों के बारे में कि पवनों की जो चलने की दिशा होती है कुछ हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। जो कि आपकी विषुवत रेखीय व्यापारिक पवनें होती हैं वो इन दो तरीक़ों से चलती हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है, जो पछुआ पवनें होती हैं आपकी वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी ये चलती हैं आपकी इस प्रकार से, यानी कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो यानी कि ये इसकी दिशा आप देखेंगे तो क्या होगी आपकी पश्चिम से पूर्व दिशा में। ठीक है, तो चक्रवात भी जाहिर सी बात है उसी के साथ चलेंगे, तो आपका पहला विकल्प क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब आपको एक पता चल गया तो जाहिर सी बात है आप आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका 1 और 2 भी नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों सही कह रहा है, बी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी दोनों सही कह रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपका विकल्प होगा चौथा सही। ठीक है, लेकिन तर्क भी देख लेते हैं हम
कि अधिकांश मध्य अक्षांश चक्रवात का एक शीत अग्रांत और एक उष्ण अग्रांत होता है, यानी वार्म फ्रंट, ठीक है, यानी कि वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट होता है। तो बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो इसका आप आंसर देख सकते हैं, चौथा विकल्प सही है आपका। मध्य अक्षांशों में, यानी दोस्तों ये भी आपसे पूछा गया है कि जो शीतोष्ण चक्रवात है वो किन अक्षांशों में आते हैं, तो 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य में आते हैं, दोनों गोलार्धों में। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, चक्रवात पछुआ पवन के प्रवाह में पश्चिम से पूर्व की ओर गतिशील करते हैं, ना कि पूर्व से पश्चिम। इनके भ्रमण पथ को झंझा पथ भी कहा जाता है, ठीक है। शीतोष्ण चक्रवात वताग्र के सहारे बनते हैं। वताग्र आपको पता होना चाहिए कि दो वायु राशियों का जो मिलन क्षेत्र होता है, यानी कि जो मिलने के बीच की जो ढलुआ सीमा होती है वो आपका वताग्र होता है। एक तरफ आपकी गर्म वायु राशि होती है, एक तरफ आपकी ठंडी वायु राशि होती है, ठीक है। तो इन्हीं के सहारे ये चक्रवात भी बनते हैं। इसमें एक उष्ण वताग्र एवं एक शीत वताग्र होता है, ठीक है दोस्तों। अब आपका 20वें नंबर का सवाल, ये भी आपके कथन कारण वाला ही सवाल है, इसे भी हम देख लेते हैं कि ताप व्युत्क्रम के दौरान घटित होने वाली अत्यधिक स्थायी दशाएं होती हैं जब तापमान वास्तव में ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका कि ताप व्युत्क्रम से अधिक ऊर्ध्ववायु गमन होती है। ऊर्ध्व मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों, वर्टिकल, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे, यानी ये आपका वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर कहते हैं इसे। ये आपका क्षैतिज या हॉरिजेंटल होता है। तो ये शब्द भी आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। आप जब तक लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे अगर आप क्वेश्चन की, तो आप आंसर तक पहुंचने में आपको कठिनाई होगी ही होगी। दोस्तों आपका जो ताप व्युत्क्रम के दौरान घटित होने वाली अत्यधिक स्थायी दशाएं होती तो हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका तर्क कह रहा है कि ताप व्युत्क्रम से अधिक ऊर्ध्व वायु गमन होती है, ये आपका गलत है। क्योंकि मान लीजिए कि ए और बी स्थानों के तापमान में अंतर है, यहाँ का 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का 25 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको पता है कि तापमान और वायु दाब में विपरीत संबंध होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ का तापमान यदि कम है तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, हाई प्रेशर। यहाँ पर तापमान अधिक है तो यहाँ पर पाया जाएगा आपका लो प्रेशर, ठीक है। और पता है आपको कि पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, यानी इनमें क्षैतिज गति होती है, ना कि ऊर्ध्वाधर गति होती है। और यहाँ क्या कह रहा है कि ताप व्युत्क्रम से अधिक ऊर्ध्ववायु गमन होती है, यानी वर्टिकल एयर मूवमेंट होता है, जो कि गलत है, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए सही है आपका और आर आपका गलत है, यानी कि विकल्प नंबर आपका तीसरा सही है, ठीक है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तापीय प्रतिलोमन सामान्य नियमानुसार क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है, ठीक है, और इसे हम सामान्य ताप ह्रास दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। परंतु जब कभी सामान्य ताप पतन के विपरीत कभी कभी स्थानीय और कालिक ऊंचाइयों के साथ तापमान बढ़ने लगता है, यहाँ पे क्या कह रहा है, घटता जाता है, ठीक है। तो इसे तो सामान्य ताप पतन कहते हैं। और जब बढ़ने लगता है ऊंचाई के साथ, यानी कि नीचे से जब आप ऊपर जाते हो तो तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है, इसे हम ऋणात्मक ताप पतन दर या तापीय प्रतिलोमन भी कहते हैं। इस क्रिया के कारण नीचे अपेक्षाकृत ठंडी वायु परत तथा उसके ऊपर गर्म वायु परत हो जाती है। इस दशा को तापमान का प्रतिलोमन भी कहते हैं, ठीक है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि नीचे से ऊपर जाने पर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका कम हो जाता है, ठीक है। अगर हम किलोमीटर में कहें तो 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिर जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है आपसे। और यह वायुमंडल की स्थिरता का सूचक है, यानी कि जब नीचे से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है तो इससे क्या होता है, वायुमंडल स्थिर हो जाता है, इसमें ऊर्ध्व वायु गमन करती है, ठीक है। तो आपका
ए तो सही है परंतु आर आपका गलत है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चनों पर चर्चा की है। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम 10 क्वेश्चनों पर और चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।